जरा जी मैडम, बोलिए। अवधी भाषा और ब्रज भाषा में क्या अंतर है मैडम? क्या मैम? अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों में क्या और अंतर है? मैम सबसे पहले तो जो अवधी भाषा है वो अयोध्या के क्षेत्र में बोली जाती है। और जो अपनी ब्रज भाषा है वो बोली जाती है क्या नाम, मथुरा वृंदावन के आसपास इस क्षेत्र में बोली जाती है। इसके साथ में ही मैम जो अपनी अवधी भाषा है ये जो पूर्वी बोलियां हैं, अपनी पूर्वी पूर्वी बोलियां उसके अंतर्गत आती है, पूर्वी मागधी के अंतर्गत। और जो अपनी ब्रज भाषा वो पश्चिमी के अंतर्गत आती है। इसी तरह से जी। उनके उनमें जो शब्द हैं, जैसे कि ब्रज में अलग शब्द पाए जाते हैं, अवधि में थोड़ा बहुत अंतर बोलने में उनके आधार पे भी हम देख सकते हैं। जी। जी मैडम। मैम स्वराघात या बलाघात क्या होता है? मैडम बलाघात जब हम कुछ उच्चारण करते हैं तो जोर देते हैं बातों पर, उसे स्वराघात बोलते हैं। मतलब बल देकर अपने कोई शब्द जोड़ दिए, उस शब्द में हम बल प्रदान करते हैं, एक प्रकार का निपात। जैसे मान लीजिए मैं बोलती मोहन खाना खाएगा, इसी को मैं बोलती मोहन ही खाना खाएगा, तो मैंने जोर दिया कि ये जो खाना है उसको मोहन ही खाएगा। तो इसे स्वराघात या बालाघात कहते हैं मेरे हिसाब से। आई थिंक आप बताइए अगर आप। मैम ये जो आपने एग्जाम्पल लिया है वो निपात के लिए सही होगा। अगर इसकी बात करें स्वराघात या बलाघात के लिए, तो जिन शब्दों का स्पष्ट करने के लिए हम उसके अर्थ या उच्चारण पे जोर देते हैं, तो वहाँ स्वराघात या बलाघात दोनों एक ही होता है, उसको हम स्वराघात या बलाघात कहते हैं। जैसे कि अर्थ हम विष्णु, जैसे हम विष्णु शब्द का उच्चारण करें, तो विष्णु हम कहते हैं, तो इसमें जहाँ पे संयुक्ताक्षर है उसके पूर्व वाले वर्णों पे हम जोर दे रहे हैं, वी पे जोर दे रहे हैं विष्णु, या फिर असंभव, संभव, ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं जहां पे संयुक्त वर्ण आ रहे हैं उनके पूर्व वाले वर्णों पे हम जोर दे रहे हैं। तो इस जिस वर्ण पे हम जोर दे रहे हैं उसको हम बलाघात कहेंगे। संयुक्ताक्षर के अलावा ये जैसे कि छोटी ई या फिर छोटा ऊ या री वाले जो वर्ण होते हैं, जैसे कि कुटिया शब्द ले लें हम, कुटिया, तो इसमें कुटिया छोटी ई की मात्रा है, ट पे छोटी ई की मात्रा है, तो इसके पूर्व वाले वर्ण पे बलाघात हो रहा है, क पे बलाघात हो रहा है। ओके मैम। और ओके जैसे कि बछिया, ऐसे वर्ण होते हैं, तो इनमें भी ब पे मैम कुटिया बलाघात। में तो छोटा, कुटिया में छोटा ऊ है और टा में भी छोटी ई है। तो इसमें बलाघात किस पे पड़ रहा, मैम किस में देखने को कुटिया मिल रहा? कुटिया कुटिया जब बोलते हैं, कुटिया जब बोलते हैं, तो ये इसमें छोटी ई की मात्रा है, ट पे भी, हम्म। और छोटा ई की मात्रा भी है, लेकिन इसमें क के पहले कोई उच्चारण वर्ण नहीं है, तो इस पे क पे बलाघात। थैंक यू मैडम, क्योंकि इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं था। थैंक यू। वेरी गुड। निशा आप भी पार्टिसिपेट करिए। वन मोर निशा इज देयर। हाँ निशा, आपका कंप्यूटर साइंस है। वेलकम निशा। निशा का भी आज फर्स्ट डे हमारे साथ। निशा आर यू गेटिंग माय वॉइस? निशा हमारी वॉइस आ रही है आपको? क्योंकि एक निशा तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है हिंदी की, और ये कंप्यूटर एक्सपर्ट है हमारी निशा। इनका फर्स्ट डे है आज हमारे साथ, और ये कटिहार से है। निशा हमारी वॉइस नहीं आ रही? मैडम वॉइस नहीं आ रही है आपकी, आप ये माइक हटाकर एक बार बात कीजिए, देखिए आता है क्या। और हेयर वी है विकास पाठक ऑल्सो, आप इनसे क्वेश्चन पुट अप कर लीजिए कंप्यूटर का, और अब मेरे ख्याल से हाँ ही विल आंसर यू बेस्ट। सर मदरबोर्ड के बारे में बताइए। सर मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सबसे मेन पार्ट होता है, जिसमें ऑल अदर इक्विपमेंट आर collaborated inside a single chipboard. It is a chipboard where all the gates, logic gates, and another functions, especially system bus, are connected. All the peripheral devices are also connected with the help of motherboard. तो सिस्टम का जितना भी सीपीयू का जो पार्ट होता है, जिसको हम इंटरनल पार्ट कहते हैं, भले इंटरनल मेमोरी हो या फिर कंट्रोल यूनिट हो या स्पेशली एएलयू हो, ये ये तीनों सॉफ्टवेयर चीजें में आता मदरबोर्ड है से हार्डवेयर connected में? है। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। यस सर कैसे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है? Sir, cache memory definitely primary memory है, because it will work only when the machine is running. So any type of memory that works when the machine is running or on, then it is called primary memory. It is very fast memory, and basically it is found inside the registers only. सर कैश मेमोरी अगर शट डाउन हो जाता है अचानक, तो कैश मेमोरी की जो बचती है क्या मेमोरी डेटा, या फिर वो भी साथ में उड़ जाता है? कैश में कुछ नहीं बचता। कैश और रैम ये दोनों ही आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। दैट मीन अगर सिस्टम गया तो उनका डेटा निशा, चला जाएगा, सिर्फ आर यू गेटिंग माय सेकंड। वॉइस? निशा इज ऑल्सो सीएस, आपकी तरह ही है मिस्टर विकास, ये भी कंप्यूटर से ही है।
Yes, yes. और कल Yes, इनका sir. फर्स्ट डे ज्वाइनिंग का था, बस इनकी वॉइस नहीं आ रही, वरना मैं आपसे इंटरेक्ट करवाता इनको बहुत अच्छे से। अभी यहाँ रोहित भी थे, तो रोहित भी आपकी तरह ही है, तो यू पीपल शुड इंटरेक्ट विद ईच अदर बेटर। फरा, आप भी कोई क्वेश्चन पुट अप कीजिए, विकी से मैं चाहूंगा, और इंदु वगैरह, वंदना, आप लोग कंटिन्यू रखिए आप Yes, sir. अपने क्वेश्चंस में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस विकास सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स नहीं, आपके सीनियर्स और आपके प्रिंसिपल आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? मैडम, जब भी कोई कलीग या हमारे सीनियर्स कोई मिसबिहेव करते हैं, तो सबसे पहले तो डायरेक्टली उनसे बात करना अच्छी बात होती है। सबसे पहले उनको हमें एहसास कराना पड़ेगा कि इट्स नॉट द गुड वे ऑफ टॉकिंग टू मी। एक दो बार उनको टोका जाएगा, उसके बाद भी अगर वो नहीं कहते तो फिर उनसे भी जो ऊपर सीनियर अथॉरिटी होते हैं, एक बार उनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे इस बारे में। अगर उसके बाद अगर हमारे प्रिंसिपल लेवल, ही ऐसा कर रहे हैं हाँ तो? बिल्कुल, अगर प्रिंसिपल ऐसा करता है तो प्रिंसिपल से ऊपर भी अथॉरिटी होती है। हमारे जब भी स्कूल होते हैं, उनके स्कूल्स पे कमिश्नर होते हैं, उनसे बात करेंगे हम। उनके लिए फिर लिखित में पत्र जारी करके हम शिकायत कर सकते हैं। उज्ज्वल, आप भी पहले तो हम पार्टिसिपेट करिए। हाँ विकास, कंटिन्यू। पहले तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम अपने लेवल पे, क्योंकि हम उस लेवल पर हैं कि हम बातों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर हम आगे बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज होती है, कोई उसको जारी मिस्टेक रखना हो तो जरूरी आपको वो भी देखनी चाहिए। है। जी 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 हाँ। और अगर ऐसा लगता है कि मेरी कोई गलती है तो डेफिनेटली उसको, उस मिस्टेक को सुधारेंगे। सर एक चीज और बताइए, अपन बहुत बार देखते हैं स्कूलों में सर, जैसे टीचरों में क्या है, स्टूडेंट टीचरों के गुट रहते हैं, दो गुटों में बढ़ जाते हैं सर। एक गुट अलग रहता है, एक गुट अलग रहता है, तो उस स्थिति का प्रभाव तो बच्चों पर ही पड़ता है गलत। तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए सर? बहुत बार देखा है ये चीज, मैंने कहीं देखा है सर, ये अनुभव रियल में, कि दो दो गुटों में बटे रहता है, स्टाफ ही दो गुट में रहता है। तो उसमें क्या यस, क्या करना चाहिए अपन को, कैसे उनको, ताकि वो एक गुट और बच्चों का कुछ नुकसान ना हो उससे? एनीबॉडी देखिए, मेरा हु इज मानना है एक्सपीरियंस्ड? कि जब किसी आप ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं, हम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ये सिचुएशन फेस तो करनी पड़ती है। तो पहली बात ये होती है कि एज अ जब हम टीचर काम करते हैं, तो हमारी बीच बीच में कुछ मीटिंग्स होती है जिसमें हमारी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो हमें लोगों के साथ या हमारे स्टाफ के साथ या सीनियर जो अथॉरिटी होती है, हमारी मीटिंग लेके हमें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बार बार डिस्क्राइब करते हैं, ताकि हमारी ये सिचुएशन आने पाए। ये आने का मेन कारण होता है जो कि वो होता है अपना ईगो या प्राउड, जो हम कहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट बेहतर है या मैं बेहतर पढ़ाता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट होती है, ये दिक्कत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम करें, और हमें पता हो कि चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है केवल एक सब्जेक्ट से नहीं हो सकता। जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे पर्सन के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे। और ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं विद द साइकोलॉजिकल एनालिसिस के साथ। आई रियली अप्रिशिएट कि जब विकास से ये कंप्यूटर सर का मेरा क्वेश्चन पुटअप किया गया, क्वेश्चन है। तो विकास ने जो परफॉर्मेंस दिखाई वो सुपर्ब थी। और जब क्वेश्चन पूछा गया एचआर बेस्ड, उसमें भी इन्होंने कमी नहीं छोड़ी। इंदु जी, आप देख रहे हैं, तो ये चीज रियल में दिस रियली अप्रिशिएबल, ये चीज बहुत अच्छी लगी। नहीं तो ये इफेक्ट सर आपका है, आपके यहाँ ट्रेंड लेके आया हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सर का बहुत बड़ा रोल है। सभी को मैं कहना चाहता हूँ जो भी सर वहाँ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, और हाउ टू फेस द क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको वहीं सीखने को मिलेंगी। और ये इफेक्ट इसलिए भी है कि अभी मैंने 3-4 वहां से आने के बाद 3-4 जगह इंटरव्यू दिए हैं, जितने भी कॉन्टेक्चुअल होते हैं। और बाई लक मेरा लगभग सभी में सिलेक्शन हो ही गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं सर का ही रोल है इसमें, क्योंकि अब वो चीज सीखना जरूरी होता है ना कि आप कैसे रिएक्ट करना है सामने पर, तो रिस्पॉन्स कैसे देना है, वो सब सर ने ट्रेंड किया है। और सबको सबको आना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो भी वहां बैठे हैं ना, सब धीरे धीरे उस लेवल पे आ जाएंगे। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यस कम ऑन। सर, आप सबसे मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग केंद्रीय विद्यालय में ही शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? कोई भी आंसर दे सकते हैं। देखिए मैडम, एज अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो जी। मुख्य बात तो यह है कि जब हम टीचिंग की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो ऐसा कोई मोटिव लेके नहीं है कि हमको एक ही विद्यालय में काम करना है। हमको वहाँ पे सिर्फ एक मोटिव रहता है कि हमें स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना है। अब क्या हुआ है कि भाई हमारा इसमें रिटर्न निकला, निश्चित सी बात है। तो अब हमारा इंटरेस्ट इसमें इसलिए भी हो गया है क्योंकि अब ये एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, और हम कोई भी टीचर ये चाहता है कि हम इस किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े जो कि किसी न किसी तरह कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहा हो, और हम वहाँ पर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन कर पाए। तो आई थिंक यहाँ पर केवी में दोनों ही चीजें बेहतर होती हैं। एक और बात होती है, केवी आपको वो सारी फ्रीडम देता है, जैसे स्कूल टाइमिंग उसकी फिक्स है, तो डे बोर्डिंग स्कूल है, उसमें रहने का नहीं रहता। तो रेसिडेंशियल स्कूल के साथ क्या इशू हो सकता है कई बार कि आप पर्सनल चीजों को आपकी हैम्पर हो जाती है।
तो केवी हम ये भी प्रेफरेबल है कि आपकी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। स्कूल टाइमिंग के बाद आप अपना अगर कुछ एजुकेशन करना है, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपकी कुछ हॉबीज हैं, तो उनको आप समय दे सकते हैं, अपनी फैमिली को समय दे सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग मोटिवेट मी टू वर्क इन अ केवी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। और कोई बेहतर इसको कर सके तो अच्छी बात है। Anybody want to add on or ask new question? उज्जवल आज आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वंदना, विकी आप सर मेरा आपसे एक लेवल पे क्वेश्चन कोई है। नहीं रहा सर आज। विकास सर, जो आपने आंसर किया उसके अकॉर्डिंग तो और भी जो ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स वगैरह ये भी फैसिलिटी उसमें भी होती है कि हम आफ्टरनून में बाद में फ्री है आप, उसमें भी ये हाँ चीज है। मैडम, क्या है कि बेसिकली हमने पहले कहा कि वी आर interested any type of to work with any reputed institution, but as I have already cleared this exam, so my priority is to be selected over here। और अगर मैं केवी में सेलेक्ट हो गया then मेरी जो विशेष है लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। then I will not try to fit anywhere else, अगर फ्यूचर में क्योंकि किसी हम और स्टेबिलिटी चाह ऑर्गेनाइजेशन रहे में सेलेक्ट हैं। हो जाते हैं तो क्या आप क्विट कर देंगे केवीएस को? मैडम टोटली ये जो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जुड़ना या उसके बाद क्विट करना, ये हमारे पैशन या फिर हमारे एम्बिशन पे डिपेंड करता है। और हमें ऐसा लगता है कि एज ए टीचर हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का अगर मौका मिल गया जहाँ पे हम अपनी क्वालिटी को पॉलिश कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ को दिखा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर मुझे कहीं और अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्विट कर देंगे? अगर सेटिस्फाइड नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी हो रही है या फिर मुझे चीजें नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन सम मोर डेजिग्नेटेड पोस्ट इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। मैं चाहूंगा कि आगे जाके प्रिंसिपल या फिर और कोई बेहतर प्रयास करूं, एलडीसी एग्जाम देके मैं उसको क्रैक करके और ऊपर तक पहुंचूं। मेरा प्रयास तो यही रहेगा। ओके सर, मेरा आपसे विकास सर, क्वेश्चन है यदि इंटरव्यू उज्जवल सर, मेरा आपसे ओके क्वेश्चन है, आपने जी लाइब्रेरी जी में एज ए करियर क्यों चुना? आप लाइब्रेरी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ऐसे मैम आज मैं केंद्रीय विद्यालय की बात करूं कि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत अच्छा संगठन है, और मैं प्रिपरेशन जब कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे केंद्रीय विद्यालय में अपनी सेवाएं कर देनी चाहिए तो एज ए सर लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन करियर क्यों चुना, मैं ये पूछ रही हूँ। मैंने ये लाइब्रेरियन का करियर ऐसे मुझे पुस्तकों से लगाव था, और मैं चूंकि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करता हूँ तो ऑलरेडी इस पढ़ाई क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, और लाइब्रेरी में मैं जाता भी हूँ जहाँ बहुत शांति होती है और मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगता है वहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी लाइब्रेरियन में वर्क करना चाहिए और लोगों को सेवा देनी चाहिए किस तरह अपनी के तरफ से। बुक्स पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं, आध्यात्मिक या फिर मोटिवेशनल? मैम मैं तो ज्यादातर स्वामी विवेकानंद लिखित बुक ही पढ़ना पसंद करता हूँ मैम, क्योंकि उनके बुक्स में जो कि ह्यूमन नेचुरिटी है, ह्यूमन का पावर है, उसको बताया गया है कि एक मनुष्य के अंदर कितना पावर है और क्या क्या एक मनुष्य कर सकता है। और ये चीज आप बच्चों पर कैसे एक उसको उसका इफेक्ट डालेंगे? किसी स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि जो मनुष्य है वो जीरो से लेकर हाइपर लेवल तक जा सकता है। तो मैं उस बच्चों को बताऊंगा और मोटिवेट भी करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें मोटिवेशन के रूप में बताई है कि एक मनुष्य क्या है, यदि उसका एम फिक्स हो तो वो क्या नहीं कर सकता है। तो इस चीजों को लेकर मैं बच्चों को चलूंगा और बच्चों को बताऊंगा कि आप कैसे क्या करना है, और बच्चों को मैं रीडिंग स्किल के बारे में बताऊंगा अच्छे से। यस सर कोई बच्चा कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है स्कूल के अंदर, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन में? एनीबडी कैन आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। विकास सर, एनीबडी कैन आंसर। अगर कोई बच्चे को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है स्कूल विद्यालय के अंदर, तो दो तरह से होते हैं। पहले हम ये पता लगाएंगे कि उसे बच्चे उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या कोई टीचर उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है। अगर बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं तो उनकी डेफिनेटली उनकी काउंसलिंग करेंगे हम, और उनको समझाएंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देके समझाएंगे कि देखो अलग अलग कास्ट में जिन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और जिन्होंने जैसे अगर कोई एग्जाम्पल सोच के कि कोई लेना चाह रहा है, जैसे अभी हमारी रिसेंटली राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके एग्जाम्पल्स देंगे। अपने मोदी जी हैं, उनके एग्जाम्पल्स देंगे कि बेटा ये जो चीजें होती हैं कास्ट से बहुत ऊपर है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको जो हमें दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं कि उनके कास्ट से कोई मतलब नहीं रह गया। कोई अचीवमेंट्स पे हमें लोगों को जज करना, ना कि उनकी कास्ट पे। बच्चे करेंगे तो उनको किस तरह समझाएंगे। और अगर टीचर्स करते हैं, अगर टीचर्स के साथ ये रहता है, तो उनके साथ हम पर्सनली काउंसलिंग लेंगे और उनकी एक्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे, और अपने सीनियर से ही बात कर सकते हैं इस बारे में कि इस तरह की चीजें हरकतें करना गलत है बच्चों के साथ। तो दोनों सिचुएशन पे मैं एक्शन लेना चाहूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई player कुछ बेहतर करना चाहे तो बिल्कुल अपनी राय anybody दे want to सकता add on? विकास सर, मुझे एक चीज पूछना था सर कि यदि हमारा जो इंटरव्यू है सोनीपत में सर, तो बाइलिंगुअल सही रहेगा क्या सर? है। सर आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोलिए। सर मेरा इंटरव्यू जो है सोनीपत में है सर, तो बाइलिंगुअल सही रहेगा क्या सर? बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे तो मेरा अनुभव यही रहा कि बाइलिंगुअल ही करना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट है तो ठीक है, आप सिंगल लैंग्वेज में जा सकते हैं, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनको प्रेफरेबल है कि वो बाइलिंगुअल करें तो अच्छा है, बेटर रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। मैम युग्मक ध्वनियां किसे कहते हैं? जो जोड़े में आते हैं मैडम युग्म में, उसे युग्मक ध्वनियां कहते हैं। जी मैम, जैसे अलंकार का आप उदाहरण ले लीजिए, उसमें दो शब्द एक साथ आते हैं युग्म के रूप में। मैडम मैम एक शब्द शब्द मैं सुन नहीं पाई थी। मैडम युग्मक ध्वनि वे ध्वनि होती है जो दो शब्द एक साथ आते हैं और दोनों का अर्थ भी सेम होता है, एक ही होता है अर्थ, उसे कहते हैं। एक शब्द मैम मैडम, जैसे कि वह मुझे बार बार परेशान करता है, वह धीरे धीरे चलता है, तो ये बार बार और ये धीरे धीरे है, ये कौन से समास है? अच्छा, समास सर, ये Yes. अव्ययी भाव समास है सर, हम्म। मेरे हिसाब से। अगर गलत हूं तो कोई और क्लियर कर दे। यही भाव समास। अब बिल्कुल अव्ययी भाव, सही। अव्ययीभाव समास है और रीतिवाचक क्रिया में आएंगे, क्रिया में बिल्कुल रीतिवाचक। रीति में, रीतिवाचक क्रिया में विशेष। रीतिवाचक है और समास में अव्ययी भाव, बिल्कुल ठीक है। अव्ययीभाव। निशा, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। निशा मैम, एक क्वेश्चन है, अगर हमें किसी को मोटिवेट करना है तो हम क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं? सर अगर मोटिवेट करना है बच्चों को, तो सबसे पहले टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है हम अपनी अच्छी तरीके से, मतलब जो भी टीचिंग मेथोडोलॉजी है ऐसा उसको अपनाएंगे कि बच्चे उससे मोटिवेट हो। और आईसीटी का यूज किया जा सकता है सर। बच्चों को कभी कभी बीच बीच में कहानी सुनाया जा सकता है, जिससे कि एज ए हिंदी टीचर बच्चे कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो कहानी अगर जब पढ़ाया जाए तो कहानी को इंटरेस्टिंग वे में बता दिया जाए कभी कभी, तो बच्चे उससे भी मोटिवेट होते हैं। और अगर कविता मुझे पढ़ानी हो तो कविता को लयबद्ध तरीके से अगर गाया जाए थोड़ा सा, तो वो बच्चों को सुनने में अच्छा लगता है और बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं। निशा मैडम, मैं विकास सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी कि जी मैम। यदि हमारे स्कूल से जो बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं और वो बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो हम उन बच्चों को बुला सकते हैं मैडम। वे बच्चे जब बात करेंगे तो बच्चे और अच्छे से मोटिवेट होंगे, क्योंकि वो हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं। उनको देख वो अपना जो महसूस किए हैं, जो स्कूल के दौरान जो भी उन्होंने फील किया, उसके बाद जो आगे उन्होंने अचीव किया, तो उसके अपने पूरे सफर के बारे में जब बताएंगे तो उसको सुनकर भी बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे, क्योंकि वो हमारे अपने विद्यार्थी हैं। और दूसरा, यदि बच्चा थोड़ा भी कुछ भी अच्छा काम करता है तो उसे हमें मोटिवेट करना है कि देखो तुमने ये तो बहुत अच्छा काम किया, तुम चाहो तो और भी अच्छा कर सकते हो। और अपने बिल्कुल आसपास द्वारा भी हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं मैडम। जी मैम। जी। यस विकास प्लीज। सर, मेरा क्वेश्चन था सर। यस विकास उज्जवल। सर, मेरा क्वेश्चन था सर कि हम लोग ई लाइब्रेरी, ई ग्रंथालय का ही अपने लाइब्रेरी में उपयोग करेंगे सर। बाय द वे मेरा डेटा लॉस हो जाता है, तो उसको क्या रिकवर किया जा सकता है सर? कंप्यूटराइज फॉर्म में बताइएगा सर। देखिए, अगर आप ई लाइब्रेरी यूज करते हैं और कोई भी सर्वर बेस्ड काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका डाटा अगर लॉस होता है तो उसे रिकवर किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप पर्सनल कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, विद्यालय का है, तो फिर ये जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि उसका बैकअप वो प्रॉपरली हर हफ्ते या हर दिन किसी न किसी बैकएंड सर्वर पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर बैकअप नहीं लेगा तो फिर मुश्किल है, क्योंकि डेटा अगर आपने फॉर्मेट कर दिया, सपोज करिए, और आपका डेटा लॉस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो फिर उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए रिकवरी सिस्टम होना जरूरी है। जी और जब भी आपका सॉफ्टवेयर चलता है, तो जैसे कि टैली है तो इंटरप्राइज एडिशन पे काम कर लेते हैं, तो क्या करता है वो बैकअप रखता है। अगर आप सिस्टम में कुछ गड़बड़ भी होगा तो जैसे अपना की डालेंगे तो आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा। तो किया जा सकता है, बट उसके लिए प्रिकॉशन पहले से हमें पता होनी चाहिए। ओके विकास सर, सर, थैंक यू जी सर। मैम। बताइए कि एक सक्सेसफुल पर्सन की क्या डेफिनेशन होती है? सक्सेसफुल पर्सन मेरी नज़र में मैडम वो होता है जो अपने समय का उपयोग अपने खुशियों के लिए कर पाता है। मतलब जो अपने आप को मजबूरी में कोई समय कहता है ना कि किसी अपने समय को बेच कर कोई काम नहीं करता। दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क ही हैव द sufficient time for his hobbies, for his family and his personality also. And
he may be successful in different types of field. कुछ लोग सक्सेसफुल की डेफिनेशन ये मानते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो भी सक्सेसफुल मानते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको एज अ मनी के रूप में अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। बट इन द फील्ड मुझे ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति का सक्सेसफुल होना या ना होना उस बात पे डिपेंड करता है किस फील्ड में है। सर अगर एक इसका हम शिक्षक ये है भी ऐड कर सकते उसके हैं लिए कि सक्सेसफुल किसी का भी मतलब यह सिचुएशन है में कि अपने उसका आप जो को स्टूडेंट है उस सिचुएशन में हैंडल करना, उस सिचुएशन को, वो भी एक सक्सेसफुल पर्सन होता है सर। और उसको वर्सेटाइल भी कह सकते हैं हम। हर एक सक्सेसफुल पर्सन एडजस्टेबल भी होता है, और वो हर एक उसका देखिए टाइम से There's मुझे ऐसा more लगता one है कि जब one कोई more word पर्सन for that, that is self actualization। अगर आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा तो मैस्लोस का 5th पार्ट है अपर, जो पहले रोटी कपड़ा मकान फूड शेल्टर एंड ऑल दिस, उसके बाद सेफ्टी नीड्स एंड ऑल दिस, तो लास्ट जो प्रायोरिटी जाती है ना वो जाती है। और जो फ्यूल्स है उसका 14 की एस्पिरिट डी कॉफ, सबको साथ में लेकर चलने वाला। तो जैसे ये बता रही है कि वर्सेटाइल हो, एडजस्टेबल हो, टीम स्पिरिट हो, और सबसे बड़ा वर्ड जो आप लोग बोल रहे हो दैट इज, आपने इनडायरेक्टली बताया विकास, दैट इज सेटिस्फैक्शन। व्हाटएवर वी हैव वी आर सेटिस्फाइड विद दैट। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए। हमारे बीच में ज्योति आ गई है, ज्योति बहुत फेवरेट है और ये कॉमर्स की स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप इनको भी इन्वॉल्व कीजिए। और कौशिक आप भी आइए सामने, आप भी कंप्यूटर के हैं। यस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछिए। शाबाश। कंप्यूटर में रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है? सर जब हम कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं सिस्टम में तो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए प्रॉपर मेमोरी की जरूरत पड़ती है। जब वो एप्लीकेशन लोड होता है सिस्टम में देन इट इज लोडेड ओवर द रैम, और जैसे ही एप्लीकेशन खत्म हो जाता है वो रैम से वो स्पेस हट जाती है। तो रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी दैट इज ओनली इट अपीयर व्हेन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज रनिंग और व्हेन द सिस्टम इज ऑन। बट कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं या ऐसे उनको हम सिस्टम कॉल कह सकते हैं कि जो कि हमें हमेशा जरूरत पड़ती है हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, वो हमें रखने पड़ते हैं रोम के अंदर, ताकि हमारा सिस्टम बंद होने के बाद भी हमारे डेटा लॉस नहीं होने चाहिए। तो रोम परमानेंट होती हैं और जो रैम होती है वो टेम्परेरी होती है। सर विकास सर एक क्वेश्चन बताइए सर, अब यूएस में जैसे अपन टीचर लग जाते हैं, फिर उसके बाद सर एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इनका यूज सर अपन कैसे कर सकते हैं यूएस में? सर इनका यूज बहुत होता है ना पेपर बनाने में, किस किस तरह से इनका यूज ले सकते हैं सर? देखिए एमएस एक्सेल का अगर हम यूज करें तो आप रिजल्ट शीट बच्चों का बना सकते हैं, उनकी मार्कशीट डिजाइन कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस शीट भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरी मेंटेन करते हो, लाइब्रेरी बुक्स का रिकॉर्ड आप एमएस एक्सेल में रख सकते हैं। अगर आप कोई फार्मूले फंक्शन पढ़ा रहे बच्चों को तो उसको भी यूज कर सकते हैं एक्सेल में आप। तो और अगर आप कोई प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं तो उसके अंदर भी मैक्रोज वगैरह बना के आप उनको काम कर सकते हैं। अगर आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं तो स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारे काम आप एमएस वर्ड में करेंगे। और बच्चों को जब पढ़ाने की बात आती है कॉन्सेप्ट को, तो फिर आप प्रेजेंटेशन का यूज करिए, ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट में बना सकते हैं। तो ये आईसीटी में बहुत ज्यादा इनका योगदान रहने वाला है। सर जैसे हिंदी में मंगल फॉन्ट और कुर्तीदेव फॉन्ट है, इसी तरह से इंग्लिश में कोई फॉन्ट चलता है क्या? इंग्लिश के भी फॉन्ट होते हैं? बिल्कुल मैम, इंग्लिश में बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। आप जैसे सर देखिए तो जैसे एरियल, कैच लिखना हम जैसे कोई चल रहा रेमिंगटन, हो। रेमिंगटन जी तो सर। हिंदी में हो गया। देखिए बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि जो रेमिंगटन के लिए मंगल जो फॉन्ट होता है ना, ये यूनिकोड फॉन्ट है, मतलब ये किसी भी कंप्यूटर पे जाके चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जो बाकी जो फॉन्ट आपने कहा है ना वो सारे आस्की बेस फॉन्ट होते हैं। तो उन्हें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपने पृथ्वीदेव पे लिखा, दूसरे सिस्टम पे पृथ्वीदेव नहीं था, तो वो वहाँ पे नहीं दिखेगा, वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई वी यूज मंगल और रेमिंगटन गेल। इतना डिफरेंस, बाकी फॉन्ट तो सब में होते हैं। फॉन्ट वी कैन इवन ऑल्सो इंस्टॉल द एक्स्ट्रा फॉन्ट या एडिशनल फॉन्ट इनसाइड द सिस्टम, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये तो सर हम लोग के यहाँ केवल मिलता है ना, हम ही लोग के यहाँ ज्यादा चलता है सर कुर्ती देवी। कुछ पूछा क्या आपने? वॉइस नहीं आई आपकी। हम कह रहे सर कुर्ती देवी तो हम ही लोग क्या चलता है ना, ज्यादातर इंडिया में ही चलता है ना सर। पृथ्वीदेव और ये जो फॉन्ट है वो इंडिया से मतलब नहीं है, मतलब ये हिंदी के फॉन्ट है, जो भी चलाना हिंदी के चाहे किसी फॉन्ट भी जगह पे जी। चला सकता है। ज्यादातर जी सर, ज्यादातर इनके लोग अलावा भी इंडियन, हिंदी में फॉन्ट हाँ कोई और इंडियन अच्छे स्पेसिफिक फॉन्ट है लैंग्वेज जो पे एक भेज देते हैं। किसी भी कंप्यूटर में यूज किए जा सके? या फिर जरूरी नहीं है कि जिस इस कंप्यूटर में वो फॉन्ट है तो अगले में भी होना चाहिए, कुछ भी ट्रांसफर करने के लिए या कुछ भी ऐसा कुछ है क्या कोई फॉन्ट हिंदी के लिए? हिंदी के लिए सारे नहीं जो आप नहीं कह रहे हैं ना, ये पृथ्वीदेव, देवलस, ये पृथ्वीदेव जो फॉन्ट होते हैं, और देवलस भी है शायद, तो देवलस फॉन्ट है, ये सारे फॉन्ट ऐसे हैं जिनको जरूरत पड़ती है दूसरे सिस्टम पे होना चाहिए। सिर्फ आपका यूनिकोड कैरेक्टर या जो मंगल जिसे आप लोग कह रहे हैं उसमें ये कंडीशन नहीं है, वो नहीं भी होगा तो दूसरे सिस्टम पे दिखेगा। अब बट उसमें एडिट करने में दिक्कत होगी अगर आपके पास वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो, बाकी आप देख सकते हैं किसी लेकिन
ज्योति मैम एक क्वेश्चन था। ज्योति मैम आपसे एक क्वेश्चन है मैम कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे मैंने लिखा 2353 और इसको मुझे शब्द में कन्वर्ट करना है, वो भी हिंदी के शब्द में, तो कौन सा कोडिंग करेंगे मैम? सर मेरा कॉमर्स है, मेरा कंप्यूटर साइंस तो नहीं है। सर विकास सर। कौशिक, यू कैन ट्राई। हाँ सर, एक बार क्वेश्चन वापस बोल दीजिए, मेरे को सुनाई नहीं उज्ज्वल। दिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे सर हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम कर रहे हैं सर, और हमने लिखा 23456, तो एक नंबर लिख लिया सर पार्टिकुलर, और उसको मुझे हिंदी शब्द में कन्वर्ट करना है सर, तो उसके लिए क्या कोड लगाएंगे सर? आप ये कह रहे हैं कि कोई नंबर है उनको वर्ड में चेंज करना है? जी जी सर। इसके लिए आप ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे कोई वेबसाइट होती है जो नंबर को वर्ड में चेंज कर देते हैं। और आप ऐसे तो वर्ड के अंदर तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो ऐसा कोई शायद मेरे हिसाब से कोई फॉन्ट है नहीं जो ऐसा करता हो, या कोई सॉफ्टवेयर है नहीं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या ऐसी कोडिंग है सर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या ऐसी कोडिंग है सर? मेरे हिसाब से नहीं है ये। कोडिंग एमएस वर्ड में भी एक फीचर है, मुझे भी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, इसमें म्यूट कीजिए। बदल देता है वो। मैंने एक बार किया था लेकिन अभी क्लिक नहीं हो रहा दिमाग में। और आप उसके लिए कोडिंग करके तो वो कर ही सकते हैं, अगर आप उसको फूड करके करना चाहें विजुअल स्टूडियो या विजुअल बेसिक के थ्रू, तब तो उसको डेफिनेटली जैसे एक्सेल वगैरह पे करना तो आप कोड बना के कर सकते हैं उसका। बट वर्ड में भी है उसको मैं जरूर देखूंगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। बी फास्ट, हार्डली 2 minutes left. I want you to discuss. चंद्रदेव से मेरी बात किसकी कहानी है? क्या बोले मैडम? चंद्रदेव से मेरी बातें। अच्छा, पता नहीं। निशा मैम। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास किसे कहते हैं मैडम? मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास किसे कहते हैं? मंगलसूत्र को 1948। चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष प्रथम महिला कहानीकार है, उनकी है। अच्छा। जिसे सर बंग महिला केवीएस के का नाम से भी मिशन जाना जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाया गया मैडम? कहाँ आयोजित किया गया था 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन? कोई भी बता सकता है, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बनता है ये। मेरे पास रिसेंट का तो पता है कि फिजी में हुआ था, फिजी में, लेकिन वो 12वां था ये मुझे कंफर्म नहीं है। नहीं 12वां था फिजी सर। में 12वां। जी। सर केवीएस के मिशन एंड विजन के बारे में थोड़ा बताइए, कोई भी बता सकते हैं आप? सर बेसिकली जो केवीएस डिजाइन किया है, जब बनाया तो उसका मेन मोटिव ये था कि जो ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और जो डिफेंस वाले पर्सन हैं, इनके बच्चों को दिक्कत न हो पढ़ने में, तो एक यूनिफॉर्म सिलेबस बनाया जाए और उसको सब जगह इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि बच्चा अगर ट्रांसफर कहीं जाता है तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मेन मोटिव था। दूसरा इसका मोटिव है टू मेंटेन द नेशनल इंटीग्रिटी इन डाइवर्सिटी टाइप ऑफ कल्चर, सो दैट वी कैन मेक द स्टूडेंट्स पैट्रियोटिक पर्सन और उनको इन चीजों के साथ जोड़ सके, तो वैल्यूज को सिखाना ये भी इसका उद्देश्य है। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन सर सही बात है। और ये जो है सर कि वुमेन साइड पे भी है सर, विजन और जो भी है वुमेन साइड पे दिया हुआ है सर केवीएस के। It was really nice discussion with all of you. I want your smiles and your beautiful faces. आप smile करते रहिए इसी तरीके से, मुस्कुराते रहिए. I really like the session. It was really healthy and participate more as much you can. Okay. It was really good. Bye bye कर दीजिए सबको और हमारे न्यू कमर को बेस्ट विशेस दे दीजिए. Yes, continue. Bye bye कर दीजिए भाई सब.